हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी पाठशाला। अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुशवाहा आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो पुस्तकालय विज्ञान के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का छठा वीडियो है और यह आज का टॉपिक ग्रंथालय आंदोलन, शिक्षा, व्यवसाय तथा संघ का दूसरा वीडियो होगा। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक आग्रह है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का 51वां प्रश्न है, सीरीज का 51वां प्रश्न है, 1950 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना भारत सरकार एवं यूनेस्को दोनों ने मिलकर की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार एवं यूनेस्को। 52वां प्रश्न है, भारत में ग्रंथालयों के विकास के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कौन सा आयोग गठित किया था? तो ये आयोग जो गठित किया था वो था रॉबर्ट आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट आयोग। 53वां प्रश्न है, हंटर आयोग किस सन में गठित किया गया था? तो हंटर आयोग 1882 ईस्वी में गठित किया गया था और इसको गठित करने का उद्देश्य था जो वुड का घोषणा पत्र था उसकी समीक्षा करने हेतु इस हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो इसका आंसर सी, 1882। 54वां प्रश्न है, हंटर आयोग ने निम्न में से किस बात पर अधिक बल दिया था? तो हंटर आयोग ने जो बल दिया था वो था स्कूल एवं कॉलेजों में ग्रंथालयों की स्थापना पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, स्कूल एवं कॉलेजों के ग्रंथालयों की स्थापना। 55वां प्रश्न है, सैंडलर आयोग कब गठित किया गया था? तो सैंडलर आयोग 1917 में गठित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1917। और सैंडलर आयोग जो गठित किया गया था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। 56वां प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष जो थे वो एम सैंडलर थे और इसी सैंडलर आयोग की अभी हम लोग बात ऊपर कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम सैंडलर। अगला प्रश्न है, 57वां प्रश्न कहता है कि भारत में 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यूईसी का अध्यक्ष कौन था? तो 1948 में जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष जो थे वो राधा कृष्णन थे। इसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राधा कृष्णन। 58वां प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठन किया था? यानी भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1953 में। 1953 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1953। और उस समय के तत्कालिक जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्हीं ने इसका गठन किया था। तो कब इसका गठन हुआ था? 1953 में। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1953 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 59 नंबर प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन रहा था? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे शांति स्वरूप भटनागर। इस ऑप्शन में कहीं भी शांति स्वरूप भटनागर जी का नाम नहीं है, लेकिन आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। शांति स्वरूप भटनागर जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के। इसमें करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना निम्न में से किस प्रकार के संगठन के रूप में हुई थी? तो ये स्वायत्त शासी संगठन के रूप में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वायत्त शासी। 61वां नंबर प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना मुख्य रूप से निम्न में से
किसके विकास के लिए हुई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो स्थापना हुई थी वो उच्च शिक्षा के विकास के लिए हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आयोग कौन सा है जो देश की शिक्षा एवं ग्रंथालयों के विकास के लिए स्थापित किया गया था? तो ये था राधा कृष्णन आयोग, जो ऑप्शन डी राधा कृष्णन आयोग बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 63वें प्रश्न की तरफ। मुदालियर आयोग विशेष रूप से किसके विकास हेतु स्थापित किया गया था? तो जो मुदालियर आयोग था वो माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माध्यमिक शिक्षा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो 64 नंबर का प्रश्न है, मुदालियर आयोग कब गठित किया गया था? तो मुदालियर आयोग जो गठित किया गया था वो 1952 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1952। 65वां प्रश्न है, रंगनाथन समिति 1957 किस संस्था द्वारा गठित की गई थी? तो रंगनाथन समिति जो थी वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा गठित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, 1957 में गठित ग्रंथालय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1957 में जो ग्रंथालय सलाहकार समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे केपी सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केपी सिन्हा। 67 प्रश्न है, वाडिया समिति किस उद्देश्य से गठित की गई थी? तो वाडिया समिति जो गठित की गई थी वो ग्रंथालय प्रशिक्षण की नवीन प्रविधियों को लिए गठित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्रंथालय प्रशिक्षण की नवीन प्रविधियां। 68 प्रश्न है, लाल समिति मुख्य रूप से किस हेतु संस्थापित की गई थी? तो लाल समिति मुख्य रूप से जो संस्थापित की गई थी वो थी एम्बलीव साइंस के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एम्बलीव साइंस। 69 नंबर प्रश्न है कि भारत में ग्रंथालयों के अध्ययन के लिए कार्यदल किसके द्वारा गठित किया गया था? तो ये किया गया था योजना आयोग द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, योजना आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 70 नंबर का प्रश्न है, कार्यदल के अध्यक्ष कौन था? तो कार्यदल के जो अध्यक्ष थे वो BKRV राव थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, BKRV राव। अगला प्रश्न है 71 नंबर का प्रश्न है, ग्रेट ब्रिटेन में कन्यान समिति किसके लिए स्थापित की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में जो कन्यान समिति स्थापित की गई थी वो विशिष्ट ग्रंथालय के लिए की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विशिष्ट ग्रंथालय। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में रॉबर्ट्स रिपोर्ट किसकी सेवाओं के संरचना के बारे में थी? तो ये थी सार्वजनिक ग्रंथालय के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक ग्रंथालय। तो अगला प्रश्न है 73, ग्रेट ब्रिटेन में पेरिस समिति किस हेतु गठित की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में जो पेरिस समिति गठित की गई थी वो था सार्वजनिक ग्रंथालय के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी, विश्वविद्यालय ग्रंथालय। बी, विश्वविद्यालय ग्रंथालय इसका सही उत्तर होगा। 74 प्रश्न है, बंबई के ग्रंथालयों के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष जो थे ए फीजी थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए फीजी। 75 नंबर प्रश्न कहता है कि यूजीसी ग्रंथालय समिति के अनुसार एक ग्रंथालयी किस श्रेणी के कर्मचारी होता है? तो ये जो कर्मचारी होता है वो व्यावसायिक वरिष्ठ श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यावसायिक वरिष्ठ। 76 नंबर प्रश्न है, लिपिक एवं टंकक ग्रंथालय में किस श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं? तो ये गिने जाते हैं अव्यावसायिक श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अव्यावसायिक। अगला प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है, ग्रंथालय में वर्गीकार एवं प्रसूचीकार कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं कनिष्ठ व्यावसायिक की श्रेणी में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कनिष्ठ व्यावसायिक। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है, सार्वजनिक ग्रंथालय विस्तार सेवाएं आकर्षित करती हैं। तो ये आकर्षित करती हैं जनता को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जनता को। 79 नंबर प्रश्न है, ग्रंथालय का विस्तार किसका एक विशिष्ट लक्षण है?
तो ये जो विशिष्ट लक्षण है ये सार्वजनिक ग्रंथालयों का एक विशिष्ट लक्षण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सार्वजनिक ग्रंथालय। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सेवा ग्रंथालय विस्तार सेवा के अंतर्गत नहीं आती? तो ये नहीं आती है डी, कहानी समय नहीं आती। कहने का मतलब चल ग्रंथालय इसके अंतर्गत आता है, विभागीय ग्रंथालय इसके अंतर्गत आता है, अध्ययन केंद्र इसके अंतर्गत आता है, लेकिन कहानी समय इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कहानी समय। 81 नंबर प्रश्न है, चल ग्रंथालय सेवा किस सेवा का एक भाग है? तो ये भाग है विस्तार सेवाएं का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विस्तार सेवाएं। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अध्ययन केंद्र, प्रदर्शनी एवं अशिक्षितों के लिए अध्ययन की सुविधा आदि किसके रूप हैं? तो ये जो रूप हैं वो है प्रसार सेवाओं के। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रसार सेवा। 83 नंबर प्रश्न है, प्रसार सेवाएं ग्रंथालय विज्ञान के किस नियम को संतुष्ट करती है? तो ये जो नियम को संतुष्ट करती है वो तृतीय नियम को संतुष्ट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तृतीय नियम। 84 क्वेश्चन कह रहा है कि विस्तार सेवाएं मान्यता दी जाती है। तो विस्तार सेवाओं में जो मान्यता दी जाती है वो ग्रंथालय के अंदर और बाहर दोनों तरफ दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रंथालय के अंदर एवं बाहर इसकी सामान्यता दी जाती है सेवाएं। अगला प्रश्न है, 85 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रंगनाथन ने चल ग्रंथालय को क्या नाम दिया था? तो रंगनाथन ने जो चल ग्रंथालय को नाम दिया था वो दिया था लिवराचिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लिवराचिन। 86 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में सर्वप्रथम चल ग्रंथालय स्थापित किए गए थे? तो वो किया गया था मद्रास में। और यहीं पे आपने पीछे पढ़ा कि जब मद्रास में ही 1948 में पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहले लागू किया गया था और यहीं पे सबसे पहले सर्वप्रथम चल ग्रंथालय का भी स्थापना हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मद्रास। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है, विश्व में ग्रंथालय संबंधी शिक्षा का प्रथम स्कूल किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था मेलविन डीवी ने। आपको याद होगा कि मेलविन डीवी ने सर्वप्रथम पुस्तकालय संबंधी शिक्षा का प्रथम स्कूल खोला था और वो खोला था कोलंबिया में और 1887 में ये खोला था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 88 प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में सबसे पहले प्रशिक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में हुआ था और वो मेलविन डीवी का स्कूल था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए, कोलंबिया विश्वविद्यालय। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में ग्रंथालय संबंधी शिक्षा का श्री गणेश किसने किया था? तो ये किया था डब्ल्यू बोर्डन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यू बोर्डन। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1937 में किस विश्वविद्यालय में ग्रंथालय विज्ञान में सर्वप्रथम डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मद्रास विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं 91 प्रश्न के तरफ। डॉक्टर मेलविन डीवी ने किस वर्ष लाइब्रेरियनशिप में अपना पहला स्कूल खोला था? तो वो खोला था 1887 में खोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1887। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले प्रकाशित होने वाली पत्रिका का नाम बताइए। तो ये पहले प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है वो है लाइब्रेरी मिसलेनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाइब्रेरी मिसलेनी। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस विश्वविद्यालय ने ग्रंथालय विज्ञान के डिप्लोमा कोर्स को यानी डी लीव को डिग्री कोर्स में सर्वप्रथम परिवर्तित किया था? तो ये परिवर्तित करने का काम किया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में एमलिप कोर्स में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? तो भारत में सबसे पहले जो विश्वविद्यालय था जिसने एमलिप का कोर्स प्रारंभ किया था वो था दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली विश्वविद्यालय। 95 प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय विज्ञान विषय में भारत में सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री किस व्यक्ति को प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी डीवी कृष्णा राव को, डीवी कृष्णा राव को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डीवी कृष्णा राव। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रंथालय विज्ञान में
प्रथम पीएचडी डिग्री किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये विश्वविद्यालय था दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कौन से वर्ष में ग्रंथालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी सबसे पहले 1957 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1957। अगला प्रश्न है 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में ग्रंथालय विज्ञान के विषय में द्वितीय पीएचडी डिग्री किसे प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी पांडे एस.के. शर्मा जी को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पांडे एस.के. शर्मा। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि DRTC बेंगलोर ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में कौन सा पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है या कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एसोसिएटशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एसोसिएटशिप। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है डंसडॉक ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पाठ्यक्रम संचालित करता है? तो ये संचालित करता है डी, सूचना विज्ञान एवं एसोसिएटशिप। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सूचना विज्ञान एवं एसोसिएटशिप। आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है। यह सीरीज आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी टॉपिक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को प्यार देते रहिए। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।